जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम क्लास 12 में मैथ एनसीईआरटी में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लें कि फलन क्या होता है। देखिए, हेडिंग में ही सब कुछ छुपा होता है, हेडिंग के बारे में ही जानेंगे। उसके बाद अब धीरे धीरे करके एक एक स्टेप करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और हम त्रिकोण इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट करके स्टेप बाय स्टेप सारे सिलेबस को हम लोग कवर करने वाले हैं। एग्जाम्पल भी करेंगे, विविध प्रश्नावली को भी हल करेंगे और प्रश्नावली को भी हल करने वाले हैं हम लोग। तो आप क्या करें, सबसे पहले हम फलन के बारे में जानते हैं। फलन होता क्या है? देखिए, कोई भी समुच्चय, कोई भी दो सेट लेते हैं, अगर कोई भी फंक्शन है या फिर सच दैट ए चेंज टू बी, कोई भी सेट है जो क्या करता है, तो ये दर्शा रहा है कि ए का संबंध किसके साथ है, बी के साथ है। ए के संबंध किसके साथ है, बी के साथ है। तो देखो, यह सेट ए है, समुच्चय ए है, ये सेट क्या है, बी है। तो फंक्शन ये डिसाइड कर रहा है कि ए का संबंध किसके साथ बनने वाला है, बी के साथ बनने वाला है। ए का संबंध किसके साथ बनने वाला है, बी के साथ बनने वाला है। यानी अगर हम कहेंगे कोई भी सेट, कोई भी चीज़ फंक्शन तभी होगा, कोई भी चीज़ फलन तभी होगा जब ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के साथ हो। कंडीशन मेरी समझे। अगर इसमें 1 2 3 है और इसमें क्या है, ए बी सी, तो अगर ए के प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव के साथ अगर संबंध स्थापित करते हैं, ए के प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध स्थापित करते हो, तो उसे हम लोग कहेंगे फलन है। फलन होने के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी है। फलन होने के लिए दो कंडीशन का होना जरूरी। पहला कंडीशन ये है कि फलन अगर तभी होगा जब सेट ए के प्रत्येक अवयव का संबंध, प्रत्येक अवयव का संबंध बी के साथ हो, तो उसे फलन कहेंगे, फलन कह सकते हैं। मेरी बात समझे ढंग से। क्या कहता है, फलन तभी होगा जब ए के, यानी सेट ए के प्रत्येक अवयव का संबंध, यानी इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो खाली हो, यानी सबका किसी न किसी अवयव के साथ संबंध हो, तो उसे हम कह सकते हैं फलन है। तो अगर दूसरी बातें देखिए, एक पॉइंट और है, इसमें दो बातों का होना जरूरी। अगर दोनों बातों को फुलफिल करता है तो हम कहेंगे क्या है, सेट है। अब देखिए क्या है, इसमें क्या है, सेट ए के किसी भी एक अवयव का संबंध, किसी भी एक अवयव का संबंध सेट बी के दो या दो से अधिक अवयव के साथ नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझे। यानी हम ये समझ रहे हैं इसमें कि अगर कोई भी चीज़ फलन तभी होगा जब ए के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध बी के साथ हो, पहली कंडीशन। दूसरा कंडीशन है, सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए इकलौता जिसका एक का संबंध दो के साथ है। दूसरी ढंग से आपको समझाएं, जैसे कोई भी चीज़ फंक्शन, यानी फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी कहते हैं। मैपिंग तभी कही जाएगी जब
जब जैसे कहने का मतलब है कि जैसे घर में स्विच लगाए हम, तो स्विच अगर घर में लगा हुआ है तो एक स्विच के लिए एक फैन लगा दिया, दूसरे स्विच के लिए हमने क्या लगा दिया, फ्रिज लगा दिया, तीसरे स्विच के लिए हमने क्या लगा दिया, कूलर लगा दिया, और चौथे स्विच के लिए क्या लगा दिया, हमने मोटर लगा दिया पानी चलने के लिए। तो यानी हमने क्या है, 4 स्विच अलॉट किए। तो एक स्विच ए के लिए हमने क्या लगा दिया, फैन लगा दिया, बी के लिए हमने क्या लगाया, बल्ब लगा दिया, लाइट लगा दिया, और सी के लिए हमने क्या लगाया, सी के लिए फ्रिज लगा दिया। तो आप देखें, यानी अगर हमें फैन ऑन करना है तो हम किसके पास जाएंगे, ए वाले स्विच के पास जाएंगे। लाइट ऑन करना है तो किसके पास जाएंगे, बी वाले स्विच के पास जाएंगे। अगर फ्रिज आपको ऑन करना है तो किसके पास जाएंगे, सी के पास। कहीं ऐसा ना हो कि हम क्या करें कि एक ही से ए से ही क्या करें, ऐसा तो होगा नहीं कि ए को ऑन करें, एक ही फैन वाला स्विच ऑन करें, फ्रिज भी ऑन हो जाए, लाइट भी ऑन हो जाए। अगर फैन ऑन करना चाहते हैं तो फैन ही ऑन हो, तो अगर हम ए स्विच का ऑन करेंगे तो फैन भी ऑन हो गया, लाइट भी ऑन गया, फ्रिज ऑन हो गया। तो इसका मतलब क्या कि ये मैपिंग ठीक से नहीं करी गई है। मान लो जिसको ज़रूरत है, आप क्या करो कि मैपिंग करा, फंक्शनिंग करा, तो आपको ज़रूरत है भाई टीवी चालू करने की। आपने स्विच ऑन किया, टीवी भी चालू हो गया, फ्रिज भी चालू हो गया, फैन भी चालू हो गया, उसके बाद क्या मोटर भी चालू हो, तो इससे नुकसान हो जाएगा। तो मैपिंग से भी फ़ायदा यही है कि मैपिंग ऐसी हो कि जिस स्विच को हमें ज़रूरत हो ऑन करने की वही ऑन करें तो ऑन हो, तो वही वाला ऑन हो। तो यानी सेट ए को दबाया तो फैन ऑन गया, बी को दबाया तो लाइट आ गया, यानी कोई भी ऐसा है ना। यहाँ पे भी देखिए, लेकिन कंडीशन सुना, तो अगर एक के 2 एलिमेंट का यानी 2 स्विच का एक फैन से कनेक्शन कर सकते हैं, 2 स्विच का एक फैन के साथ कनेक्शन किया जा सकता है, 2 स्विच का एक फ्रिज के साथ कनेक्शन किया जा सकता है, लेकिन एक स्विच का फैन और फ्रिज के साथ कनेक्शन नहीं किया जा सकता। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो देखिए क्या है, तो आपको फलन क्या है, फलन के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब फलन के साथ हम आपको बात करते हैं कि प्रतिलोम क्या होता है। तो प्रतिलोम देखो, प्रतिलोम फलन तभी होगा जब कोई भी फलन एकैकिक तथा आच्छादक हो, एकैकी तथा आच्छादक हो, तो उसे हम प्रतिलोम फलन कह सकते हैं। यानी कोई भी फलन का प्रतिलोम तभी निकलेगा, किसी भी फलन का प्रतिलोम तभी निकलेगा जब उसका एकैकिक और आच्छादक होगा। यानी वह फलन अगर एकैकिक भी है और आच्छादक भी है तब हम उसे कह सकते हैं प्रतिलोम है। तो यानी हमने देखा जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग हमने देखा क्या है, प्रतिलोम क्या होता है, फलन क्या होता है। फलन के होने के लिए 2 बातों का होना जरूरी है। पहली बात है कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के साथ होना चाहिए। दूसरी बात है, ए में कोई भी एक अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका संबंध बी के 2 या 2 से अधिक अवयव के साथ हो। अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल करता है तो हम कहते हैं फलन है। दूसरी बात, आप प्रतिलोम क्या होता है, प्रतिलोम होने के लिए फलन क्या होना चाहिए, एकैकिक होना चाहिए और आच्छादक होना चाहिए। अब एकैकिक क्या होता है, आच्छादक क्या होता है, इसके बारे में आप एकैकी क्या होता है और आच्छादक क्या होता है। अगर सेट ए है, बी है, ए में 1 2 3 हो, ए बी सी हो, अगर एक का ए के साथ संबंध हो, 2 का बी के साथ हो, सी का किसके साथ हो, 3 का सी के साथ हो, तो यानी इसमें देखें ए के प्रत्येक अवयव का संबंध एक का एक के साथ है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं एकैकिक है। आच्छादक क्या होगा, यानी बी सेट बी का भी कोई सभी अवयव का संबंध किसके साथ हो, ए के साथ है। अगर सेट ए से देखोगे तो सेट ए में ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के साथ है, तो सेट बी से अगर आपको आच्छादक चेक करना है तो सेट बी के प्रत्येक अवयव का संबंध देखेंगे किसके साथ है, ए के साथ। तो हम कह सकते हैं एकैकी और आच्छादक है। तो एकैकी के लिए ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के साथ होना चाहिए। आच्छादक के लिए क्या होना चाहिए, बी में सभी अवयव का संबंध किसी न किसी ए के साथ होना चाहिए। तो उसको हम लोग कह सकते हैं क्या है, एकैकी और आच्छादक है। तो यहाँ पे क्या है, त्रिकोणमिति की बात होने वाली है। त्रिकोणमितीय, तो त्रिकोणमिति फलन में कुल ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन होते हैं 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं।
आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 6 के 6 जो होते हैं, 6 के 6 जो होते हैं एकैकिक और आच्छादक नहीं होते हैं। तो इनवर्ट ट्रिग्नोमेट्री केवल उन्हीं का निकलेगा, प्रतिलोम उन्हीं का होता है जिसका एकैकिक और आच्छादक होता है। तो एकैकिक और आच्छादक के लिए हम इनके मानों को क्या करने वाले हैं, जैसे अगर साइन का आपको ग्राफ बनाना हो, साइन एक्स का, तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है कैसे होता है, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, साइन एक्स का ग्राफ होता है। देखिए अभी यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स की ग्राफ की बात करें, साइन एक्स की ग्राफ, साइन एक्स की ग्राफ की बात करें तो इसमें जो वैल्यू होता है, इसकी वैल्यू को हम अगर देखेंगे तो आपको चेक करना है ग्राफ से कि क्या है, एकैकिक है कि नहीं है। तो यहाँ देखो अगर एक्स एक्स के पैरेलल, एक्स अक्ष के पैरेलल, एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष है ये क्या है, वाई अक्ष है, अगर एक्स अक्ष के समांतर एक ग्राफ खींचे और इस ग्राफ को एक से अधिक अगर पॉइंट पे काटता है तो हम इसे कह देंगे एकैकिक फलन नहीं है। तो यहाँ देखिए एक से अधिक एक जगह काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, 3 जगह, इसका मतलब यह एकैकिक फलन नहीं है। तो एकैकिक फलन नहीं है तब इसे एकैकिक फलन बनाएंगे, एकैकिक फलन इसे क्या करेंगे, बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, एकैकिक के लिए हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू को हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। रिस्ट्रिक्ट का मतलब होता है इसे रोकेंगे और इसमें चेक करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक में, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फलन क्या होगा, इसमें क्या होगा, यहाँ पे यानी हर जगह इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम वैल्यू नहीं आएगी, 2 वैल्यू नहीं आएगी, यानी इसको इतनी वैल्यू को हम लोग कह सकते हैं क्या है, यह क्या है, इस पे क्या होगा, फलन एकैकिक और आच्छादक होगा। देखिए प्यारे बच्चों, तो ये जो मुख्य मान के लिए कुछ वैल्यू है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जिसको कहते हैं मुख्य मान के लिए फार्मूला है जिसको आपको याद करना है। जैसे साइन इनवर्स का जो इनपुट होता है, इनपुट आप -1 से 1 के बीच में ही होगा, यानी आपने अभी तक जितनी भी वैल्यू याद करी होगी साइन में, 11th में याद करा होगा आपने, 10th में भी याद करा होगा, तो साइन की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम +1 होती है, मिनिमम कितनी होती है, -1 होती है। इसकी जो रेंज होगी ना -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होती है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू किसके बीच में आएगी, -π/2 से लेकर +π/2। और कास इनवर्स की रेंज जो होती है 0 से π के बीच में, कास इनवर्स की क्या होती है 0 से π। कोसेक इनवर्स की क्या होती है -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो आप देखिए साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स लगभग सेम है, कास इनवर्स और काट इनवर्स लगभग सेम है, सेक इनवर्स और टेन इनवर्स लगभग सेम है, सॉरी। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, 0 से π, कि इसको वैल्यू को आपको याद कर लेना है, याद कर लेंगे। साइन इनवर्स का -π/2 तक, कास इनवर्स का 0 से π, कोसेक इनवर्स से -π/2 से लेकर +π/2, सेक इनवर्स का 0 से π, टेन इनवर्स का ओपन ब्रैकेट -π/2 से +π/2, काट इनवर्स का रियल क्या होगा 0 से π/2। ये आपको क्या करना है, आपको याद करना है। अगर इतनी बातें आपको याद हो जाती है तो अब हम मूव करते हैं त्रिकोणमिति के एक्सरसाइज 2.1 के कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए क्या करा कि साइन इनवर्स 1/रूट का मुख्य मान ज्ञात करिए, 1/2 रूट का मुख्य मान ज्ञात करना। आपको मुख्य मान ज्ञात करने के लिए ये 2.1 का एग्जाम्पल है जिसको आपको करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 30 की वैल्यू, 30 की वैल्यू कितनी होती है, 45 कितनी होती है, 60 कितनी होती है और 90 कितनी होती है। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, 0 होती है। साइन 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1 होती है। 0 को हम लोग 0 लिखते हैं, इसको लिखते हैं π/6, अब पाई में याद रखना है। π/4, 45 को लिखते हैं π/4, 60 को लिखेंगे π/3, 90 को लिखेंगे π/2। अब देखो साइन की जो वैल्यू है आपको याद हो गई। अब साइन की वैल्यू याद हो गई तो काश की याद करना बड़ा ईजी हो जाता है। ठीक इसी का उल्टा चलते हैं, 0 से गया अब 1 से चलेंगे, यानी काश 0 की वैल्यू 1 होती है, काश 30 की वैल्यू कितनी, √3/2, काश 45 की वैल्यू 1/√2, काश 30 की वैल्यू 1/2, काश 90 की वैल्यू 0। tan की वैल्यू की बात करें, tan
तो टेन अगर साइन बटा कास होता है टेन, तो 1 से 0 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√3 करेंगे, इसको तो कितना आएगा 1, इससे करेंगे √3, ऐसे करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। काट इनवर्स जो होता है, काट, सेक और कोसेक। काट होता है tan का उल्टा, तो 0 का रिवर्स जो होता है नॉट डिफाइंड। तो 0 का उल्टा का मतलब है कि 0/1, और इसका उल्टा करेंगे तो कितना आएगा 1/0, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइंड। अब 1/√3 का उल्टा क्या होगा बोलो, काट उल्टा होता है रिवर्स होता है, tan थीटा बराबर होता है ना tan है बराबर 1/काट ए, तो काट ए बराबर होता है 1/tan ए, तो इसका उल्टा करेंगे √3 हो जाएगा, और 1 का 1 होगा, इसका 1/√3, नॉट डिफाइंड का क्या हो जाएगा 0। सेक जो होता है कास का उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है कास का। 1 का रिवर्स करेंगे कितना आएगा 1, इसका होगा 2/√3, इसका क्या होगा √2, 0 का क्या होगा नॉट डिफाइंड। कोसेक किसका उल्टा साइन का नॉट डिफाइंड, 2 होगा, √2 होगा, 2/√3, और 1 का 1 ही होगा। तो ये वैल्यू अगर आपको याद हो जाएगा तो काम आसान हो जाएगा आपका। तो यहाँ देखिए क्या करते हैं, पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करना, 1 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में जरूर आता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछता है, कहता है मुख्य मान बताइए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले साइन इनवर्स बराबर, साइन इनवर्स 1/√2 है, तो साइन इनवर्स 1/√2, साइन में कितने अंश का मान होता है बताओ, साइन में कितने अंश का मान होता है। तो साइन में जो मान होता है 1/2 45 का, 45 का, तो इसकी जगह क्या रखने वाले हैं हम लोग π/4, तो क्या रख दे साइन π/4, साइन π/4। अब चेक करेंगे साइन का रेंज क्या होता है, याद करो साइन का रेंज क्या होता है। साइन का जो परिसर होता है, साइन इनवर्स का जो परिसर होता है, रेंज जो होता है क्या होता है -π/2 से लेकर +π/2, यानी क्लोज ब्रैकेट -π/2 से लेकर +π। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि π/2 तक, यानी -π/2 तक भी इसका मान हो सकता है, +π/2 तक भी मान हो सकता है, यानी π/90 तक, -90 से लेकर 90 तक होता है साइन इनवर्स का रेंज। कितना रेंज होता है -90 से लेकर +90 के बीच में होता है साइन इनवर्स का रेंज। तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो अब देखो ना यहाँ जो वैल्यू आई है साइन π/2 यानी 45 है, क्या 45 इसके रेंज में आता है, आता है। तो अगर इसके रेंज में आता है तो हम क्या कर सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा π/4। बात समझ में आ रही, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काट इनवर्स 1/√3, काट इनवर्स माइनस का 1/√3। सबसे पहले काट इनवर्स माइनस का 1, काट इनवर्स का रेंज क्या होता है, काट इनवर्स का रेंज क्या होता है 0 से π, काट इनवर्स का रेंज क्या होता है 0 से π, ये आपको याद रखना है। काट इनवर्स का रेंज क्या होता है 0 से π, ये ओपन ब्रैकेट है, मतलब 0 नहीं आ सकता, पाई नहीं आ सकता, इसके अलावा सारे वैल्यू आ सकते हैं, इसके अंदर ही रहेगी वैल्यू। तो काट इनवर्स का 0 से π/2। तो पहले बताओ मुझे काट इनवर्स 1/√2, 1/√3 काट में कितने अंश का मान होता है, तो 1/√3 काट में कितने अंश का मान होता है चेक करो। तो काट में 1/√3 कितने का मान होता है π/3 का, देखो π/3 कितने अंश का मान होता है π/3 का, तो π/3 का होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं काट π/3, काट π/3। अब देखो चतुर्थांश में आपको ये चेक करना है कि काट कौन से चतुर्थांश में निगेटिव होता है, काट किस चतुर्थांश में निगेटिव होता है। तो काट किस चतुर्थांश में निगेटिव होता है, पहले चतुर्थांश में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में tan पॉजिटिव होता है, चौथे में कास पॉजिटिव होता है, यानी tan का उल्टा काट इसमें पॉजिटिव होता है, साइन का उल्टा कास इसमें पॉजिटिव होता है, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें कौन पॉजिटिव होता है कास और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये क्या होता है π/2,
0 पाई 3 पाई बाई 2, फिर से 2 पाई, दोबारा अगर रिटर्न आएंगे तो देखो काट किस में निगेटिव है, काट अगर देखेंगे तो दूसरे में और चौथे में निगेटिव है, काट की चतुर्थांश में दूसरे में और चौथे में, दूसरे में और चौथे में। और रेंज कितनी है 0 से पाई, रेंज कितनी है इसकी 0 से पाई, यानी 0 से पाई के बीच में ही होना चाहिए थी, यानी इसमें जाने का मतलब है कि 360 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। यानी चौथे चतुर्थांश में क्या मतलब 270 और 360 के बीच में है। हमारी जो रेंज है कितना 0 से लेकर 180 के बीच में होनी चाहिए, तो यहाँ ज़्यादा हो गया, तो हमको कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे देखो काट की ऐसी वैल्यू लगानी है कि काट बदले भी ना, काट बदले भी ना, काट ही रहे और इसकी वैल्यू बदल जाए और रेंज में भी आ जाए, 0 से पाई के बीच में आ जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काट पाई माइनस का थीटा, पाई माइनस का थीटा, काट पाई माइनस का थीटा, यानी काट 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का काट थीटा। 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ काट इनवर्स काट 3 का 2 पाई में गुणा कराएंगे कितना होगा 2 पाई माइनस पाई बाई का 3, काट इनवर्स काट 2 पाई का पाई में सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा पाई, पाई बाई 3, काट से काट कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा पाई बाई 3। ये होगा आपका, सॉरी 3 पाई होगा, 3 पाई में से पाई घटाएंगे 2 पाई, 2 पाई बाई 3 आपका आंसर है जो आपके रेंज में होगा। अब आशा करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये तो उदाहरण था, उसके बाद हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। बिलीव मी कि हम सारे एक्सरसाइज को एक एक करके सारे एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले, पूरे एनसीईआरटी को, पूरे सिलेबस को, फुल सिलेबस पढ़ाने वाले हैं, आपको एकदम समझा देंगे। तो जय हिंद, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत।